उत्तरी कनाडा के किवालिक रीजन में छोटी बड़ी पहाड़ियां और जंगल फैले पड़े हैं। इन पहाड़ियों और जंगलों के बीच में कहीं कहीं पर मैदानी इलाका है। यहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कजान नदी। कजान नदी के पास झीलों का एक समूह है। इन झीलों के समूह में से एक खास झील है जिसका नाम है अंजिकुनी झील। इस अंजिकुनी झील के पास सन 1930 में आदिवासी लोगों का एक कबीला रहा करता था। इस कबीले में रहने वाले सभी लोग एक दिन अचानक बेहद रहस्यमयी हालातों में गायब हो गए थे। ये लोग कैसे गायब हो गए और क्यों गायब हो गए, इस बात का आज इस घटना के लगभग 100 साल बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है और ये राज आज भी बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। तो ये जो इलाका है कजान नदी के आसपास का इलाका, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है। जंगल यहाँ के हरे भरे रहते हैं, झीलों में बेहद साफ पानी रहता है और मैदानों में घास लहराती रहती है। शानदार सींगों वाले बारहसिंगे बड़ी तादाद में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद तथा काले भालू और जंगली बैल भी बड़ी मात्रा में इस इलाके में रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ़ की एक मोटी परत पूरे इलाके में फैल जाती है। बर्फीले तूफान चलने लगते हैं और झीलों का पानी जमकर बर्फ बन जाता है। इस मौसम में रहने के लिहाज से ये जगह बहुत ही ज़्यादा विषम हो जाती है। ऐसे ही सन 1930 की सर्दियों का मौसम था। बर्फीला तूफान आया हुआ था और एक अनुभवी शिकारी जिसका नाम जो लबेल था, वो जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। जमीन पर बर्फ बहुत ज़्यादा थी और जो लबेल के पैर चलते हुए घुटनों तक बर्फ में धंस जा रहे थे, जिस वजह से इसे चलने में खासी दिक्कत हो रही थी और इसकी चाल भी बहुत ज़्यादा धीमी थी। जानवरों की फर वाली खाल से बने मोटे कपड़े इसने पहन रखे थे, लेकिन फिर भी ठंड इसकी हड्डियों तक पहुंच जा रही थी। बर्फीली हवा से बचने के लिए ये अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढके था और किसी तरह आगे बढ़ता चला जा रहा था। इसने सर पर जो टोपी पहन रखी थी, उसके लंबे फर ठंडी हवा के झोंकों के साथ लहरा रहे थे। ये जिस जगह पर था वहाँ से दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था और ठंडक जानलेवा थी। मौसम के अलावा भालुओं का भी खतरा था। अगर किसी भालू ने देख लिया और हमला कर दिया तो दर्दनाक मौत होना निश्चित था। इन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ थी जिसका जो लबेल को सबसे ज़्यादा खतरा था, और वो चीज़ थी जो लबेल का खुद का दिमाग। जो लबेल जानता था कि डरावने हालातों में इंसान का दिमाग खुद ही उसका दुश्मन बन जाता है, अजीब अजीब ख्याल पैदा करने लगता है। इसलिए दिमाग का सचेत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लबेल ये जानता था कि अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो इन हालातों में जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। शरीर जमकर बर्फ बन जाएगा और उसके ऊपर बर्फ़ की एक मोटी चादर चढ़ती हुई चली जाएगी। जो लबेल की जगह अगर कोई और इंसान होता तो वो अब तक शायद हिम्मत हार चुका होता। अब तक वो शायद गिरकर मदद की पुकार लगा रहा होता। लेकिन जो लबेल ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। लबेल के मन में ये विश्वास था कि ये किन्हीं भी हालातों से निपट सकता है, और साथ ही साथ इसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण भी थी जो इसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। लबेल जानता था कि इसे क्या करना है। इसे बस कनाडा के सुदूर उत्तर में बसे एक गांव तक पहुंचना होगा, और ये उसी तरह बढ़ता हुआ चला जा रहा था। जो लबेल बिना कुछ खाए पिए जाने कब से पैदल चलता चला जा रहा था, और इसे इस समय दुनिया की कोई भी और चीज़ नहीं चाहिए थी सिवाय दो चीज़ों के। पहली गर्म खाना और दूसरी सोने की जगह। और मंजिल पर पहुंचकर इसे दोनों चीज़ें मिल सकती थी, लेकिन मंजिल अभी दूर थी और सफ़र अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जो लबेल की जो मंजिल थी वो अंजिकुनी झील के किनारे बसा हुआ आदिवासी लोगों का एक गांव था। 200 के लगभग इस गांव की आबादी थी। जो लबेल पहले भी कई बार इस गांव में आ चुका था। इस गांव के लोग आने वाले मेहमानों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया करते थे और मेहमानों की हर चीज़ का ख्याल रखा करते थे। जितने भी शिकारी इस क्षेत्र में आते थे, अगर उनको शिकार करते वक्त ज़्यादा देर हो जाती तो इस गांव में ठहरने के लिए चले जाते थे। गांव में पत्थरों की झोपड़ियाँ थी और जानवरों की खाल से बने हुए तंबू थे जिनमें ये लोग रहा करते थे। इस गांव में रहने वाले लोग मुख्यतः शिकारी थे और झील में मछलियों, सीलों तथा बाकी जानवरों का शिकार किया करते थे। जब लबेल को दूर से तंबुओं के धुंधले आकार दिखाई देने लगे तब इसकी जान में जान आई। अब इसका कठिन सफ़र खत्म होने वाला था। लेकिन लबेल को पता नहीं था कि कौन सा भयानक राज इसका उस गांव में इंतजार कर रहा है। जब लबेल गांव के नज़दीक पहुंचा तो इसे गांव के आसपास एक अजीब खामोशी का एहसास हुआ। साए साए करती तेज़ बर्फीली हवा के अलावा और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एक पैना सन्नाटा गांव के वातावरण में फैला हुआ था।
जब ये गांव में पहुंचा तो इसने देखा कि गांव में कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसने सोचा कि शायद गांव के सारे लोग बर्फीले तूफान से बचने के लिए तंबुओं के अंदर बैठे होंगे। फिर इसने देखा कि गांव के बीच की जो गली थी, उस गली के ऊपर भी बाकी जगह की तरह समतल बर्फ पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि इस गली की बर्फ को ना तो कई दिनों से हटाया गया है और ना ही इस बर्फ के ऊपर कोई इंसान चला है। तो गांव में सबसे पहले एक पत्थर की झोपड़ी पड़ जाया करती थी। इस झोपड़ी में रहने वाला जो परिवार था, वो जो लेबेल को अच्छी तरह से जानता था और पहले की यात्राओं में जब जो लेबेल इस गांव में रुका करता था तो इसी पत्थर की झोपड़ी वाले परिवार के पास रुका करता था। लेबेल जब इस झोपड़ी की तरफ बढ़ा तो इसने देखा कि इस झोपड़ी के दरवाजे के सामने भी बर्फ पड़ी हुई है और यह बर्फ दरवाजे से होते हुए झोपड़ी के अंदर धीरे धीरे करके जा रही है, क्योंकि झोपड़ी में लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था, बस जानवर की खाल को एक पर्दे की तरह लटकाकर यहाँ पर दरवाज़ा बना दिया गया था। तो लेबेल झोपड़ी के पास पहुँचा और इसने आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर इसने कई बार दीवार के ऊपर ज़ोर ज़ोर से ठोककर आवाज़ भी की, लेकिन झोपड़ी के अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो इतना प्रयास करने के बाद ये खुद ही झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर इसने देखा कि झोपड़ी खाली थी। झोपड़ी के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन झोपड़ी का जो सामान था वो हर एक चीज़ अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थी। चूल्हे के ऊपर खाना पकाने का बर्तन रखा हुआ था और इस बर्तन में स्टूव भी मौजूद था, लेकिन चूल्हे की आग जाने कब की बुझ चुकी थी और रात बन गई थी। इस झोपड़ी में एक छोटी सी मेज थी, जिसके ऊपर सील की खाल को सिलने के लिए रखा गया था। सुई में धागा पड़ा हुआ था और सील की खाल की थोड़ी सिलाई भी करी गई थी। इसके बाद इसे छोड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस झोपड़ी में रहने वाले इंसान अचानक यहाँ से उठकर खड़े हुए हों और कहीं चले गए हों। फिर ये इस झोपड़ी को देखने के बाद यहाँ से बाहर निकला और दूसरे तंबुओं में इसने देखना शुरू किया। हर तंबू में यही हाल था, कोई भी इंसान किसी तंबू में मौजूद नहीं था, लेकिन तंबुओं का जो भी सामान था वो इंसान जैसा छोड़ कर गए थे वैसा ही उसी जगह पर रखा हुआ था। अब तक बर्फीला तूफान धीमा होकर थमने लगा था। फिर जो लेबेल ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ देखी। इसने देखा कि इस गांव के जितने भी कुत्ते थे वो तंबुओं के बाहर मरे हुए पड़े थे। ये अपनी बांधे जाने वाली रस्सियों से अभी भी बंधे थे और इनके सामने खाना भी रखा गया था। इस खाने में से जरा सा भी खाना इन कुत्तों ने नहीं खाया था। जमकर बर्फ बन चुके ये कुत्ते बहुत ज़्यादा दुबले पतले होकर मरे थे और इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भूखे रहने की वजह से ही इनकी जान गई थी, जबकि इनके सामने खाना मौजूद था और जाने किस वजह से उस खाने में से जरा सा भी खाना इन कुत्तों ने नहीं खाया था और भूखे रहने की वजह से इन्होंने जान दे दी थी। फिर जब जो लेबेल थोड़ा और आगे बढ़ा तो इसने देखा कि एक जगह पर लकड़ियों की बड़ी सी आग जलाई गई थी। इस आग के ऊपर किसी जानवर का मीट अभी भी लटक रहा था। यहाँ भी आग जाने कब की बुझ चुकी थी और लकड़ियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा हो गई थी। ये जो मीट लटक रहा था ये भी अब तक जमकर बर्फ़ बन चुका था। जो लेबेल ने बड़े ध्यान से देखा और उसने पाया कि ये जो मीट लटक रहा था, जाने किस वजह से इसमें से जरा सा भी मीट लोगों ने नहीं खाया था। फिर इसके बाद ये एक बड़ी सी झोंपड़ी में गया जहाँ पर शिकार की गई मछलियों को स्टोर किया जाता था। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मछलियाँ अभी भी मौजूद थी और इनके मछली पकड़ने का सारा सामान भी यहाँ पर रखा हुआ था। अब लेबेल की समझ में नहीं आ रहा था कि इस गांव के लोग आखिर कहाँ चले गए। एक बात तो साफ थी कि इस गांव के जो भी लोग थे वो अचानक एकदम से यहाँ से चले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही मिनटों में, 1 या 2 मिनट में ये पूरे का पूरा गांव खाली हो गया था, क्योंकि इस गांव के लोगों ने खाना भी पकाया था और मीट भी भूना था। अगर इन लोगों ने जाना पहले से तय किया होता तो ये लोग या तो खाना नहीं पकाते, मीट नहीं भूनते, या फिर इन चीज़ों को खाने के बाद यहाँ से जाते। चूल्हों को देखने से पता लग रहा था कि इनमें जो आग जल रही थी, जाने से पहले उस आग को भी इन लोगों ने बुझाया नहीं था। ये आग भी अपने आप ही बुझी थी। और अगर इस गांव के सभी लोग कहीं पर चले गए थे तो ये बात भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और मौसम में ठंडक बहुत ही ज़्यादा थी और इस गांव में छोटे बच्चे भी रहा करते थे। तो इतनी ज़्यादा ठंड का मौसम यात्रा करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके अलावा जब लेबेल ने तंबुओं के अंदर देखा था तो इसने पाया था कि इन लोगों के सारे गर्म कपड़े और इनकी सारी बंदूकें
अभी भी तंबुओं के अंदर ही मौजूद थी। तो क्या ये लोग बिना अपने गर्म कपड़े पहने और बिना अपने हथियार लिए यहाँ से चले गए थे? ये सवाल जो लेबल के सामने था। इसके अलावा जाने की कोई वजह अभी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इनका स्टोर पूरी तरह खाने से भरा हुआ था। खाने की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी और ऐसे बर्फीले वातावरण में खाना ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हुआ करता था। तो ये लोग इतना सारा जमा खाना यहाँ पर छोड़कर आखिर क्यों चले गए थे? और यात्रा करते समय सुरक्षा के लिहाज से, शिकार के लिए तथा सामान की गाड़ी को खींचने के लिए कुत्तों को साथ ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। लेकिन ये लोग कुत्तों को भी यहीं पर बंधा हुआ छोड़कर चले गए थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि कहीं पर भी किसी इंसान के पैरों के निशान मौजूद नहीं थे। न तो गांव के अंदर थे और न ही गांव के बाहर थे, जबकि हर जगह मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई थी। अगर कोई गांव से बाहर गया था तो उसके पैरों के निशान इस बर्फ पर बनने चाहिए थे, जो कि नहीं थे। तो क्या गांव के लोग हवा में धुएं की तरह अचानक गायब हो गए? जो जैसे था, जो कुछ कर रहा था, जिस हाल में था, जो कपड़े पहने था, उसी तरह वो अचानक एकदम से गायब हो गया। अब लबेल को इतना तो समझ में आ गया था कि जरूर इस गांव में कोई बेहद रहस्यमयी और भयानक घटना घटी है। डर के मारे इसका पूरा शरीर कांपने लगा था। लबेल ये भी जानता था कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये अभी भी भूखा था और अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अगर ये इस तरह बदहवासी में यहाँ से भागा तो ये कहीं पहुँच पाएगा या फिर मौत के मुंह में चला जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। ये बातें जो लबेल अपने दिमाग में विचार कर रहा था। फिर इसने सूझबूझ से काम लेने का इरादा किया और ये बेहद चौकन्ना हो गया। सबसे पहले इसने दिन का अंदाज़ा लगाया। इसको पता चला कि रात होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। फिर इसने आग जलाई और मछलियों को भूनकर खाया, पानी गर्म करके पिया और लगभग 2 घंटे तक इसने आराम किया। इसके बाद जो लबेल ने भी इस गांव को छोड़ दिया। इस गांव के अलावा दूसरे भी गांव थे जो इस क्षेत्र में रहा करते थे, लेकिन इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं था। रास्ते में जो भी गांव मिला उससे जो लबेल इस गांव के लोगों के बारे में पूछता गया। इसने पूछा कि क्या उन्होंने इस गांव के लोगों को किसी तरफ जाते हुए देखा है, लेकिन किसी ने भी इस गांव के लोगों को नहीं देखा था। फिर शाम के वक्त ये एक टेलीग्राफ पोल तक पहुंचा और वहां से इसने पुलिस को सूचना दे दी। अगली सुबह ये पुलिस के साथ इसी अंजुकुनी गांव में वापस आता है। जब पुलिस यहाँ पर आई तो पुलिस ने भी देखा कि गांव के चारों तरफ और गांव के अंदर सिर्फ जो लबेल के ही पैरों के निशान मौजूद हैं। इसके अलावा और किसी भी इंसान के पैरों के निशान मौजूद नहीं थे। गांव पर हमला होने के भी कोई संकेत नहीं थे, क्योंकि कोई भी सामान इधर उधर नहीं हुआ था। सारा सामान अपनी ही जगह पर मौजूद था और हथियार के इस्तेमाल किए जाने के भी कोई निशान नहीं मिल पा रहे थे। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि इस गांव के ऊपर जानवरों ने हमला कर दिया हो, क्योंकि पूरे गांव में कहीं पर खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। बस एक ही बात साफ हो रही थी कि इस गांव में जो कुछ भी हुआ था वो दिन के वक्त ही हुआ था। फिर पुलिस के लोग झील के पास पहुंचे, जहां पर इस कबीले के लोग मछलियां पकड़ने का काम किया करते थे। पुलिस ने देखा कि पूरी झील के ऊपर बर्फ जमी हुई है और झील के पास गांव के लोगों की नावें मौजूद है, जिन्हें ये लोग मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब पुलिस को यह शक था कि हो सकता है इस गांव के लोगों को मारकर झील में फेंक दिया गया हो। लेकिन जब पुलिस ने देखा तो झील की बर्फ पर न तो इन्हें कोई दरार मिली और न ही झील की बर्फ कहीं से टूटी हुई थी। इसका मतलब था कि झील में कुछ भी फेंका नहीं गया था। अगर झील में कुछ फेंका गया होता तो या तो बर्फ पर कहीं दरार होती या फिर बर्फ कहीं से टूटी होती। कुत्तों के मरने के आधार पर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि इस कबीले के लोग लगभग 8-10 दिन पहले यहाँ से गायब हुए होंगे, क्योंकि एक हफ्ते तक भूखा रहने की वजह से कुत्तों की जान गई थी। फिर गांव से लगभग 100 फीट की दूरी पर एक और बेहद अजीब तथा रहस्यमयी चीज मिली। ये कब्र थी जिसे शायद कबीले के लोगों ने ही खोदा था, और ये कब्र अभी भी खुदी हुई ही पड़ी थी। जिसे दफन करने के लिए इस कब्र को खोदा गया था, उसे इस कब्र में दफन नहीं किया गया था। अब अजीब बात यह थी कि इस कब्र का आकार इंसानी आकार से बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ये थी एक कब्र ही, क्योंकि इसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों का एक घेरा बनाया गया था। पत्थरों का ऐसा घेरा कबीले के लोग कब्र के चारों तरफ ही बनाते थे, और ये सारे पत्थर भी अपनी जगह पर मौजूद थे। इनमें से एक भी पत्थर इधर उधर नहीं हुआ था। लेकिन सवाल ये था
कि इस कब्र को किसके लिए खोदा गया था और क्यों खोदा गया था। फिर पुलिस ने गांव में वापस जाकर बारीकी से सब कुछ चेक किया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। तो पुलिस जिन जवाबों को ढूंढने आई थी वो जवाब तो उसे नहीं मिले थे, उल्टे सवाल लेकर ये लोग वापस लौट गए। इसके बाद भी पुलिस काफ़ी लंबे समय तक इस गांव के लोगों की तलाश में लगी रही, लेकिन इनका कभी कोई पता नहीं चल पाया। इनके गायब होने की खबर अखबार में भी छप गई थी, जिस वजह से आसपास के इलाकों में डर भी फैल गया था। आसपास के जो दूसरे गांव थे और जो शिकारी शिकार करने के लिए इस इलाके में घूमा करते थे, वो इनके गायब होने के पीछे एक डरावना कारण बता रहे थे। इन शिकारी और इन दूसरे गांव वाले लोगों के मुताबिक इस सुनसान इलाके में कुछ शैतानी ताकतें घूमा करती हैं, जो हमेशा अदृश्य रहती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो किसी जगह से गुजरती हैं तो उनकी मौजूदगी का एहसास उस जगह पर मौजूद इंसान को हो जाता है। इंसान का अंतर्मन उन शैतानी ताकतों की मौजूदगी को भांप लेता है। आसपास के लोग और शिकारी दोनों ये बातें बता रहे थे कि सर्द अंधेरी रात में जब अचानक डर लगने लगे और दिल बैठने लगे, किसी तरफ भाग जाने का मन करने लगे, तो सावधान हो जाओ और समझ जाओ कि कोई शैतानी ताकत आसपास ही मौजूद है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से चला करती थी और दूसरे गांव वालों तथा शिकारियों का मानना था कि इन्हीं शैतानी ताकतों ने अंजकुनी गांव के लोगों को गायब किया था। कई शिकारी बताते थे कि वीरान जगहों पर उन्होंने कई बार बर्फ के ऊपर पैरों के निशान अपने आप बनते हुए देखे थे। हवा में डर फैल जाता था और निशान अपने आप बनने लगते थे, जैसे बर्फ के ऊपर कोई अदृश्य इंसान चल रहा हो। फिर निशान अपने आप बनना बंद हो जाते। कुछ और भी लोग थे जो इन लोगों के गायब होने के पीछे दूसरा कारण भी बता रहे थे। इन लोगों का मानना था कि शिकारी जो लबेन ने ही कबीले के सारे लोगों को मार दिया है। इसने लोगों को मारकर झील में फेंका, फिर झील पर बर्फ जमने का इंतजार किया और जब बर्फ जम गई तब इसने जाकर पुलिस को सूचना दी। लेकिन इस बात में ज़्यादा दम नहीं लगता था, क्योंकि लबेन अकेले इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता था और मारने के बाद खुद ही पुलिस तक जाने का कोई भी तुक नहीं बनता था। अगर लबेन ने इन लोगों को मारा था तो ये चुपचाप यहाँ से गायब हो सकता था और कभी किसी को पता नहीं चल पाता कि जो लबेन कभी इस गांव में आया भी था या नहीं आया था। और दूसरी बात ये थी कि गांव में हिंसा का कोई भी निशान नहीं मिला था, इसलिए गांव पर जो लबेन या किन्हीं और लोगों के द्वारा हमला किया गया था, ये बात फिट नहीं बैठती थी और इस गांव से कोई सामान भी गायब नहीं हुआ था। इन लोगों के अलावा और भी तमाम थ्योरीज आई कि अंजकुनी कबीले के लोग किसी धार्मिक वजह से यहाँ से चले गए थे या फिर रहने के लिए किसी बेहतर जगह की तलाश में वो यहाँ से चले गए होंगे। इन बातों के अलावा और भी थ्योरीज सामने आ रही थी कि अंजकुनी गांव के लोगों ने धार्मिक वजहों से इस गांव को छोड़ दिया था या फिर ये किसी बेहतर जगह पर रहने के लिए यहाँ से पलायन कर गए थे। लेकिन खाने का सामान, गर्म कपड़े, हथियार, नावें और बाकी सारा सामान यहाँ पर छोड़ कर जाना तथा कुत्तों को भी यहीं पर छोड़ कर जाना, अपने साथ न ले जाना, इन सारी थ्योरीज के खिलाफ इशारा कर रहा था। फिर कुछ दशकों बाद कुछ खोजकर्ताओं ने एक नई थ्योरी निकाली। इस नई थ्योरी के मुताबिक इस घटना के जिम्मेदार थे एलियंस। इन खोजकर्ताओं के मुताबिक अंजकुनी गांव के लोगों को गायब करने के पीछे एलियंस यानी दूसरे ग्रह से आए जीवों का हाथ था। इन खोजकर्ताओं को शिकारियों के कुछ पुराने बयान मिले थे। जिस समय इस अंजकुनी गांव के लोग गायब हुए थे, उस समय तमाम शिकारियों ने अंजकुनी झील के पास रात के समय आसमान में अजीब अजीब लाइटें देखी थी। नीले और सफ़ेद रंग की चमकदार लाइटें झील के आसपास आसमान में रात के वक्त टिमटिमाती हुई दिखाई पड़ती थी, फिर ये अचानक बड़ी तेज़ रफ्तार से उड़कर आसमान में गायब हो जाती थी। शिकारियों के मुताबिक ये लाइटें प्राकृतिक नहीं थीं और किसी दूसरी दुनिया की लगती थीं। ये सन 1930 की बात है। खोजकर्ताओं को एक और बात पता चली थी कि इस इलाके में जो रेडियो स्टेशन मौजूद थे, इन रेडियो स्टेशन के ऑपरेटरों ने गायब होने वाली घटना के दौरान इस इलाके में अजीब और अनजाने रेडियो सिग्नल्स का अनुभव किया था। इन रेडियो सिग्नल्स को पैदा करने लायक कोई भी चीज़ इस इलाके में मौजूद नहीं थी। तो खोजकर्ताओं का मानना था कि अजीब सिग्नल्स हो सकता है एलियंस के स्पेस क्राफ्ट से पैदा हुए हों और हो सकता है कि एलियंस ने इस गांव के लोगों को प्रयोग करने के लिए किडनैप किया हो। इस गायब होने वाली घटना के कुछ महीने बाद एक और बेहद अजीब घटना घटी थी।
पुलिस को कहीं से एक खबर मिली थी कि संजीकुनी गांव के दो बच्चे एक दूसरे गांव में जाकर रह रहे हैं। ये दोनों बच्चे एक रात को बदहवास भागते हुए इस गांव में पहुंचे थे। ये दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा घबराए थे। तो इस दूसरे गांव वालों ने इन बच्चों को अपने गांव में रख लिया और गांव के ही एक इंसान ने इन दोनों बच्चों को गोद ले लिया। बच्चों ने अंजीकुनी कबीले के गायब होने का कारण भी बताया था, लेकिन उस दूसरे गांव वालों ने इन सारी बातों को दबा दिया। जाने क्यों इन दोनों बच्चों के उस गांव में पहुंचने की बात को भी छुपा लिया गया। कुछ लोग बातें करते थे कि गायब होने के पीछे का जो कारण इन बच्चों ने बताया था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। लेकिन पुलिस जब इस गांव पहुंची तो इस गांव के लोगों ने इन सारी बातों से साफ साफ इनकार कर दिया। गांव के लोगों ने बताया कि ये बच्चों वाली बात महज अफवाह है और किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना के बता दी है। तो अंजीकुनी गांव के लोगों के साथ क्या हुआ था, वो कैसे गायब हो गए, इस बात का आज लगभग 100 साल बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया है और ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।